नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सिविल सर्विसेज के अगले क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। धार्मिक व्यवस्था, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है और इसको हम लोग इस सेशन में देख लेते हैं। आइए। हम्म, हड़प्पा सभ्यता, धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बहुदेववादी प्रकृति पूजा, प्रकृति पूजा, ठीक है, और विभिन्न मान्यताएं हैं। प्रकृति पूजा, बहुदेववादी, इस तरह से इनके धार्मिक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, और मातृ देवा देवी के पूजा के साक्ष्य, प्रकृति पूजा, प्रकृति पूजा जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा। ठीक है, और पीपल का जो वृक्ष है, वृक्ष, ये पवित्र पेड़ या वृक्ष वृक्ष के रूप में जाना जाता है। माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, पवित्र पेड़ के रूप में पीपल के वृक्ष को माना जाता है। पवित्र पक्षी बत्तख माने गए। ठीक है, माने गए। किंतु धार्मिक जो मान्यताएं थी इनकी, वो जाहिर सी बात है, पूरा आदि इतिहास काल है तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे एक संभाव्य विश्लेषण के तौर पे हम लोग चलते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दोनों देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, पुरुष देवता, पुरुष देवता, स्त्री देवी। पुरुष देवता, स्त्री देवी की पूजा होती, दोनों की पूजा होती थी, दोनों की पूजा होती थी। ठीक है, यहाँ पे दोनों की पूजा होती थी। पुरुष देवताओं, पुरुष देवता, पहले स्त्री को पहले देख लेते हैं। स्त्री देवी के रूप में जो पूजा होती थी वो आप देखेंगे ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा, ठीक है, यहां से मातृ देवी के
देवी के मातृ देवी के मुहरों पर अंकन मिलता है। मातृ देवी का मुहरों पर अंकन प्राप्त होता है ठीक है। मातृ देवी का मुहरों पे अंकन प्राप्त होता है, ठीक है। यहां पे क्या है, इसमें इसी को कहा गया है उर्वरता की देवी। की देवी कहा गया, उर्वरता की देवी कहा गया, ठीक। उर्वरता की देवी कहा गया, किसने कहा है? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल महोदय, ठीक है। जॉन मार्शल महोदय ने इसे उर्वरता की देवी कहा है, ठीक। क्या यहां पे दिखा? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक स्त्री है, उसके गर्भ से एक पीपल का वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा। अब पीपल का वृक्ष पीछे हम लोगों ने लिखे ना कि पवित्र पौधे के रूप में या वृक्ष के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो स्त्री के गर्भ से एक पीपल का वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आधार पे जॉन मार्शल इसे उर्वरता की देवी कहते हैं, ठीक है। ये कहां से मातृ देवी के का या मूर्ति या मोहरों पे, मूर्ति नहीं अंकन है, मोहर पे अंकन मिलता है, ठीक है। तो मातृ देवी के अंकन कहां से मिलता है? हड़प्पा से। लेकिन मातृ देवी के पूजा के जो साक्ष्य हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये मातृ देवी के पूजा का जो साक्ष्य है यहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। कई टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली हैं यहां से। और देखने लायक बात है कि मातृ देवी का इधर पूर्वी साइड में अंकन नहीं प्राप्त होता है, लेकिन मातृ सत्तात्मक, हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक है, स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, देवियों के रूप में मातृ देवी की पूजा हो रही है, जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है। मार्शल का अध्ययन है, मार्शल ने इन्हें जो है उर्वरता की देवी कहा है, ठीक है। और मार्शल ने यहां पे कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा से लिंग और योनि का साक्ष्य मिला है। लिंग योनि की पूजा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। लिंग एवं योनि की पूजा का साक्ष्य मिला है, ठीक। इसे लिंग पूजा या शिवलिंग पूजा, आप देखते हैं शिवलिंग, ठीक है। तो लिंग और योनि पूजा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसे भी मार्शल ने, ठीक है, शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग, ठीक है, पूजा के साक्ष्य के रूप में देखा, ठीक। और कालीबंगा और यहां पे लोथल है, लोथल, यहां से अग्निवेदिकाएं मिली, अग्निवेदिका, अग्निवेदिकाएं मिली, वेदिकाएं प्राप्त हुई, अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई कहां से? कालीबंगा और लोथल से। याज्ञिक वेदिकाएं कितनी, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो कालीबंगा से 7, यहां से एक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से? 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले, ठीक।
अच्छा, धार्मिक अनुष्ठान तो होते थे, लेकिन कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं पाया गया है। ठीक है, मंदिर का साक्ष्य नहीं पाया गया, पाया गया है। एक आंशिक बनावली से, ठीक है, बनावली से मंदिर जैसी कोई संरचना के साक्ष्य इस समय लेटेस्ट में पाए जा रहे हैं। कभी अगर आपसे आए तो एक अनुमान लगाया जा रहा कि बनावली से मंदिर के अनुमान, अनुमान शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अनुमान, प्रमाणिक तौर पे मंदिर के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। जैसे हमने चर्चा क्या किया था, नहरों के साक्ष्य नहीं पाए गए हड़प्पा सभ्यता, लेकिन कुछ विद्वान शोरतुघई से नहर के साक्ष्य की पुष्टि करते हैं कि ये नहर है। उसमें प्रश्न आ चुका है, मंदिर यहां नहीं पाए गए, मेसोपोटामिया में मंदिर पाए गए हैं, लेकिन यहां हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए। लेकिन मंदिर जैसा अनुमान वाली बिल्डिंग कुछ बनावली से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये अनुमानता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये याज्ञिक वेदिकाएं 7 याज्ञिक वेदिकाएं हैं। आपसे हमने अग्नि वेदिकाओं के बारे में चर्चा किया था कि अग्नि वेदिकाएं जो है 7 कालीबंगा से लोथल, क्योंकि पीछे हमने बता दिया है कि लोथल कालीबंगा लगभग साथ साथ दिखाई देते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेके। ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा किसका कर रहे हैं, महिला, ठीक है जी, मातृ देवी के पूजा का। ठीक, पुरुष देवता को भी देख लिया जाएगा। अग्नि वेदिका हो गया, ठीक है, और कालीबंगा लोथल से लिंग योनि, कालीबंगा से लिंग शिवलिंग की भी पूजा हो गई। ठीक जी, हड़प्पा से मातृ देवी के मोहरों पे अंकन। मातृ देवी की पूजा कहां से है, मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, लेकिन मातृ देवी के मोहरों पे अंकन कहां से मिल रहा है, यहाँ पे, क्योंकि मातृ देवी प्रचलित है और जाहिर सी बात है अभी मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलेंगे धार्मिक व्यवस्था को लेके। ठीक है, और बाहर वाले हड़प्पा से मातृ देवी पे मोहरों का अंकन, कालीबंगा से लिंग योनि पूजा, ये भी मार्शल जो है उसे लिंग योनि पूजा के तौर पे देख रहे हैं, और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं याज्ञिक कर्मकांड लोथल और कालीबंगा से। आइए हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो, ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा धार्मिक व्यवस्था के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। क्या क्या, सबसे पहले एक मुहर है, ठीक है, इसमें एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, और वो जो व्यक्ति है ना, ऐसे बैठा हुआ है, ये इसका दायां वाला हिस्सा है, यहां पे कुछ पशुओं के चित्र बने हुए हैं, ठीक है, पशुओं के चित्र में हाथी और
बाघ, है ना, हाथी बाघ दाएं हैं और गैंडा भैंसा, भैंसा बाएं हैं। नीचे जो है हिरन के चित्र हैं, हिरन। कुल कितने प्रकार के पशु हो गए? तो ये भी पूछा है 5 प्रकार के पशु का अंकन है, पशु का अंकन। ध्यान रहे ये बाघ है, टाइगर, लायन नहीं, ये पूछा गया परीक्षा में। मोहरों पे लायन की आकृति नहीं है, ठीक है। अब ये श्रीमान जी बैठे हुए हैं, एक मोहर पे ऐसा अंकन है। जो मार्शल हैं, आप ध्यान रखिएगा, मार्शल का रिसर्च है, मार्शल महोदय हैं, इन्होंने इसे आदि शिव कहा है, आदि योगी शिव कहा है, ठीक है। किसने? मार्शल महोदय ने, कि ये जो है पशुपति शिव, आदि योगी ना कहिए, पशुपति शिव, पशुपति शिव कहा है मार्शल महोदय ने इन्हें। अब इस तरह से बैठे हुए हैं, ये भी बहुत पूछा गया है, दाएं और बाएं, ठीक है, खूब पूछा गया है कि बाएं कौन सा है चित्र, दाएं कौन सा है। तो पशुपति शिव की आकृति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होती है? मोहनजोदाड़ो से, ठीक। ये पुरुष देवता है, स्त्री देवी की चर्चा हमने कर दिया है, ठीक। मातृ देवी का अंकन कहां से मिला था? हड़प्पा से। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनके दाएं साइड में भारी वाले ताकतवर वाले जानवर दिख रहे हैं, हाथी बाघ है, और बाएं साइड में अपेक्षाकृत हाथी से कमजोर है गैंडा और बाघ से कमजोर भैंसा, एक प्रकार से कह लिए गैंडा भैंसा है, नीचे हिरन है। ये पशुपति शिव के अंकन है। और देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। दूसरा जो सबसे बड़ा यहां से प्राप्त हो रहा है वो है बृहद स्नानागार, स्नानागार, बृहद स्नानागार, ठीक। बृहद स्नानागार पाया गया है, ठीक है। कहां से? मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार पाया गया है। इसे मार्शल महोदय ने, मार्शल महोदय ने इसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे अद्भुत या यूनिक इमारत कहा है। क्या कहा है? यूनिक इमारत या बिल्डिंग, ठीक है, मतलब अद्भुत संरचना कहा है। आप सबने पीछे चर्चा किया था कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से ही पाई गई जो अन्नागार है, उसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। और सबसे विशिष्ट, यूनिक मतलब क्या हो गया? विशिष्ट, विशिष्ट इमारत। विशिष्ट इमारत किसे कहा गया? तो आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट इमारत क्या है? वो है बृहद स्नानागार। या बृहद स्नानागार, ठीक। कौन कह रहा है? सभी मार्शल का रिसर्च है इस पे, मार्शल के कमेंट, ठीक। अब बृहद स्नानागार जो आप देख रहे हैं, इसी को मान लीजिए यहां दाएं बाएं इस तरह से सीढ़ियां लगी हुई हैं, इस तरह से, ठीक है, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण, सॉरी दाएं बाएं नहीं, उत्तर दक्षिण सीढ़ियां लगी हुई हैं इसमें स्नानाघर में प्रवेश करने के लिए, ठीक है। कुछ इस तरह से बना हुआ है ना इसमें और इसी के आगे पुजारियों का आवास बना हुआ है, ठीक है। तो इसी के आगे पुजारियों का
का आवास बना। आवास, ये पुजारियों का आवास है। लेकिन आप देखेंगे हड़प्पा से मजदूरों का आवास मिला है, के कमरे मिले हैं। ठीक है, मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पुजारियों का आवास मिला, पुजारियों के कमरे बने हुए थे। ठीक, प्रॉपर यहां से नहा के निकलिए, कपड़े बदलने वगैरह के लिए बने हुए थे। फिर आगे पुजारियों का आवास बना हुआ है, फिर ये अपना मान्यता पूजा पाठ अपना करते होंगे। इसी इमारत को, बृहद स्नानागार की संरचना को सबसे अद्भुत या विशिष्ट इमारत माना गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो बृहद स्नानागार कहां मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पे है? सिंधु नदी के दाएं साइड में है मोहनजोदड़ो। ठीक, ये हो गया। यहीं से पशुपत शिव की आकृति मिल रहा। किसने पशुपत शिव कहा है? मार्शल ने कहा है। दो बड़ी चीजें कहां से? मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से कुषाण कालीन स्तूप के साक्ष्य मिले। के साक्ष्य मिले। कुषाण कालीन स्तूप के साक्ष्य मिले। ठीक है, कुषाण कालीन स्तूप के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब आप देखिए कि ये सब प्रतीक अभी भी हिंदू समाज में अपनाए जाते हैं। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह, बृहद स्नानागार, पशुपत शिव की मूर्ति कहां से मिल रहा? मोहनजोदड़ो से। हम आपसे ये भी कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की बहुतायत धार्मिक प्रवृत्तियां कहां से, आप अगर कुछ नहीं आएगा तो कहां से मारिएगा? मोहनजोदड़ो से। बाकी आप देख लीजिएगा बची हुई वह कौन सी प्रवृत्ति है। जैसे मेन हमने आपको बता दिया। पीछे अगर आप आ जाइए तो आप देख रहे हैं कि हड़प्पा से क्या मिला है? मातृ देवी के मुहरों पे अंकन है। ठीक है, एक स्त्री है, उसके गर्भ से जो है एक पीपल का वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया। ठीक है, और लिंग और योनि या शिवलिंग की पूजा का साक्ष्य कहां से है? कालीबंगा से। और लोथल और कालीबंगा से ही अग्निवेदिकाओं की, याज्ञिक तरीके से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिल रहे हैं, जो अभी भी व्यवस्था में यूज होते हैं। तो ये धार्मिक प्रवृत्तियां जो है हड़प्पा सभ्यता की, ये निरंतर गतिशील है। इसमें निरंतरता के तत्व है। आज भी हमारा समाज जो है, हिंदू समाज, इसे हूबहू अपनाता है। ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी देन के रूप में देखा जाता है। नगरीकरण की विशेषता तो है ही, लेकिन ये एक बड़ी भूमिका के तौर पे, क्योंकि आज भी हम इन प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल से आप जान लीजिए। बाकी जो चीजें हैं, इसके जो साक्ष्य पाए जा रहे हैं, वो कहां पे दिखाई दे रहे हैं? वो आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव, हड़प्पा से मातृ देवी, बहुत फेमस। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो से, और कुषाण कालीन स्तूप, ये भी मोहनजोदड़ो से। कुषाण काल आगे मिलेगा आपको। ठीक है, मौर्य काल के आसपास, और वहां पे कुषाण कालीन स्तूप भी इसी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो ये कहां पे उपस्थिति है? मोहनजोदड़ो में, सिंधु घाटी नदी के किनारे। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। अब
धार्मिक व्यवस्था है तो धार्मिक व्यवस्था में अंत्येष्टि क्रिया भी आ जाएगी। ठीक है, अंत्येष्टि क्रिया भी आ जाएगी। शवाधान पद्धति, तो इसे समझिएगा कालीबंगा है, कालीबंगा। यहां से 3 प्रकार के शवाधान व्यवस्था के साक्ष्य पाए गए, पाए गए हैं। 3 प्रकार की व्यवस्था के साक्ष्य पाए गए। कहां से? काली। 3 प्रकार के शवाधान व्यवस्था के साक्ष्य पाए गए। हड़प्पा सभ्यता में कितने प्रकार के शवाधान थे? शवाधान जो थे हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के थे। पूर्ण, आंशिक और आंशिक और दाह। ठीक है, दाह संस्कार। पूर्ण में पूर्ण शवाधान कब्र में खोद के जो है दफना देते थे। आंशिक कहीं पे ले जाके दूर इनके शवों को छोड़ देते थे, जो बच जाता था हड्डी वगैरह उसे लाके दफना देते थे। दाह संस्कार में जला देते थे। ये तीनों प्रकार के शवाधान के साक्ष्य कहां पे ध्यान रखिएगा, ये है कालीबंगा। ठीक, सामान्यतः जो है आंशिक शवाधान में जो हड़प्पाई समाज था, व्यक्ति, उनके शव जो शेल्टर हाउस है उसमें यह भी देखा गया उनकी प्रिय वस्तुएं भी उनके साथ में दफनाई गई। जैसे जैसे देखेंगे यहां पे सुरकोटदा है, कोटदा, सुरकोटदा से कलश शवाधान, शवाधान, कलश शवाधान, ठीक है। कलश शवाधान के साक्ष्य कहां से हैं? सुरकोटदा से। यहीं पे स्थान है रोपण। यहां मालिक के साथ कुत्ते के दफन के साक्ष्य हैं। दफन के साक्ष्य हैं। तो ध्यान रहे रोपण जो है, रोपण में मालिक के साथ कुत्ते के दफन के साक्ष्य हैं। और ये साक्ष्य कहां से पाए गए थे? पहले ये साक्ष्य जो है पहले नवपाषाण काल में बुर्जहोम से पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में कहां से है? पंजाब में रोपण है, जहां मालिक के साथ कुत्ते के दफन के साक्ष्य पाए गए। ठीक है, और एक चीज मिला है, यहां पे हड़प्पा था, हड़प्पा, हड़प्पा से एक विदेशी ताबूत मिला है, विदेशी ताबूत। ठीक है, ताबूत हड़प्पा से पाया गया। ध्यान रहे, हड़प्पा से ही R37 सेमेट्री एच कब्रें पाई गई हैं। ठीक है, R37 सेमेट्री एच प्रकार की कब्रें पाई गई हैं। कहां से? आपसे दे देगा R37 क्या है, एक प्रकार का कब्र है।
एक ऐसा समाधान पाया गया है कालीबंगा से। इसमें 100 नहीं है, इसमें कुछ वस्तुएं हैं बट खाली समाधान, 100 नहीं है, ऐसा भी पाया गया है। तो सिमेट्री एच विदेशी ताबूत हड़प्पा से पाया गया है। तीनों प्रकार के समाधान कालीबंगा से पाया गया है। कलश समाधान पाया गया है सुरकोटदा से, और मालिक के साथ कुत्ते का समाधान पाया गया है रोपड़ से। हड़प्पा सभ्यता की समाधान व्यवस्था ऐसी थी जो निरंतर अभी तक चल रही है, जारी है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब बचा है हड़प्पा सभ्यता का पतन। आइए हम लोग देख लें। पतन, पहला एक बड़ा तर्क है आर्यों का आगमन। ठीक है, आर्यों का आगमन, व्हीलर महोदय और मार्शल महोदय। ठीक है, व्हीलर महोदय 3 विद्वान हैं, राम प्रसाद चंद्र व्हीलर। ठीक है, गार्डन चाइल्ड भी हैं। ठीक है, व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड हैं। चाइल्ड, इन लोगों का तर्क था कि आर्यों के आगमन के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई थी। आर्यों के आगमन के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुआ था। तर्क इन्होंने दिया था, इंद्र जो है इसे ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है? पुरंदर, अर्थात किलों को तोड़ने वाला पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला। और किले बंद बस्तियों के साक्ष्य कहां पे थे? हड़प्पा सभ्यता में। किले बंद बस्तियों के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में पाए गए थे। ठीक, लेकिन ये सबसे कमजोर सा तर्क सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं अभी लेटेस्ट जो है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक ये हड़प्पा का कार्यकाल माना जाता है, और ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी माना जाता है। ठीक है, तो ये 1900 से 400 साल, ठीक है, 400 साल में सभ्यताएं अपने आप, ये 19 के बाद पतन के तरफ चली गई सभ्यता। और इंद्र या आर्य कब आ रहे हैं? आर्यों का आगमन कब हो रहा? 1500 में। तो ये 400 साल क्या हो रहा था? क्यों पतन हो रहा था? अगर इंद्र आए, पुरंदर, उन्होंने किलों को तोड़ा। इनका जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं जिन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि आर्य बाहर से आए हुए हैं और आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट किया, तो इसमें ये सबसे कमजोर तर्क सिद्ध इसलिए होता है क्योंकि अभी लेटेस्ट जो हड़प्पा सभ्यता का निकल के आ रहा डेट 2600 से 1900 बीसी, तो ये 400 सालों में जो पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता,
जो उसकी मानकीकृत व्यवस्था थी, बस्तियां थी, उन सब में बिखराव जो दिखाई देने लगा, ये आर्यों के आगमन के 400 साल पहले ही दिखाई दे रहा था। ये अलग बात है कि 1300 बीसी तक इसका विस्तार है, बट ये तो बिखराव पहले ही दिख रहा था। ये सबसे कमजोर तर्क हुआ। दूसरे इन्होंने तर्क दिया था कि मोहनजोदड़ो से नर कंकाल बहुत मात्रा में मिले हैं, 38 समथिंग ऐसे। इन्होंने तर्क दिया कि आर्य आए और काट कूट के एकदम पूरी तरीके से एक जगह पे इतने नरकंकाल मिलना मतलब यहाँ पे आक्रमण वगैरह, युद्ध वगैरह हुआ होगा। तो आप देखिए कि बहुतायत मात्रा में जहां जनसंख्या हो वहां 38 नरकंकाल बहुत माने नहीं रखते हैं कि ये तर्क दिया जाए। और सबसे बड़ा क्या है, काउंटर की 400 साल फिर कैसे पतन होने लगा, कि ये तर्क जो है काफी कमजोर सिद्ध हुआ। आगे देखते हैं। फेयर सर्विस महोदय, फेयर सर्विस, इन्होंने पारिस्थितिकी परिवर्तन को जिम्मेदार माना है। इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता में पारिस्थितिकी परिवर्तन हुआ, जिसके वजह से विक्षोभ आया, पारिस्थितिकी विक्षोभ, जिसके वजह से यह सभ्यता विलीन हुई। ठीक है। नदी के मार्ग में परिवर्तन भी कहा गया। माधव स्वरूप वस्त्र, नदी के मार्ग में परिवर्तन, माधव स्वरूप वत्स मैके आदि विद्वानों ने माना कि नदियों ने अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया, जिसके वजह से सभ्यताएं सूख गई, जल के स्रोत नहीं मिले, जिसके वजह से काफी दिक्कत हो गई। ठीक है। जो इसके सबसे प्रामाणिक कारण माने जाते हैं वो है बाढ़। राइक्स डेल्स महोदय मार्शल भी मानते हैं। ठीक है। राइक्स डेल्स मार्शल भी मानते हैं। इन्होंने बाढ़ को माना। मैके भी नदी से संबंधित है, मैके भी आ जाएगा, मार दीजिएगा। ठीक है। कि बाढ़ जो है, कारण ये है मोहनजोदड़ो से 7 लेयर खुदाई हुई है। ठीक है। और 7 लेयर पे विविध स्तर की चीजें प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि बाढ़ काफी जो है, बाढ़ का स्थिति बना हुआ है। अभी आप देखिए असम में बाढ़ आई हुई है। ठीक है। ये चीज। और देखिए बाढ़ की बात हो गई। धौलावीरा में सुनामी के लक्षण हैं, सुनामी के साक्ष्य। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य हैं। ठीक है। तो बाढ़ को ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। कुछ विद्वान इसे भूतात्विक परिवर्तन मानते हैं। राइक्स, ठीक है, मानते हैं कि मलेरिया जैसी बीमारी, हम इसलिए कई डायमेंशन की बात कर रहे हैं। एम.आर. साहनी भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक
भूतात्विक परिवर्तन M.R. शाहनी ये भूतात्विक परिवर्तन मानते हैं। ठीक है। अल्ब्राइट मानते हैं कि वाणिज्य व्यापार में गतिरोध अलग डायमेंशन से मैच करा सकता है। अल्ब्राइट ये मानते हैं वाणिज्य व्यापार में गतिरोध के कारण, ठीक है, पतन। ठीक है, पतन, अल्ब्राइट महोदय। ठीक है, ये पतन के कुछ विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं, जिसमें सुनामी, भूकंप भी है। कनेडी महोदय, कनेडी महोदय ने मलेरिया, मतलब एक स्वास्थ्य सेगमेंट को जो है, इन्होंने स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना है। ठीक, कि यहां पे कुछ ऐसा स्वास्थ्य वाला मामला रहा होगा। मार्शल प्रशासनिक शिथिलता को मानता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कारण थे कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन में निर्णायक भूमिका निभाए होंगे। अब आपके समक्ष ये प्रश्न होगा कि सर इतने लोग पतन, तो वास्तव में पतन कैसे हुआ? भैया, जो व्यवस्था इतनी व्यापक तरीके से प्रथम नगरीकृत व्यवस्था बनी, तो कोई एक कारण से नहीं बनता इतना महान, इतना बड़ा। अब पतन भी कोई एक एग्जैक्ट कारण से नहीं। आप उन बड़ी व्यवस्थाओं को कई डायमेंशन से देखने की कोशिश करते हैं कि वो व्यवस्था इन कारणों से हो सकता है हुई हो, इस संभाव के तहत, क्योंकि वही पुरातात्विक साक्ष्यों की एक सीमा है। वैज्ञानिक सेगमेंट को तो बहुत अच्छे से विश्लेषित करती है, लेकिन मानविकी सेगमेंट में सामाजिक पतन, उत्थान, इसमें एक संभाव्य प्रस्तुति दी जाती है। खैर, इस पे शोध चल रहे हैं। ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन के, अभी आपने सुनामी भी देखा है, अभी आपने एक जैसे स्वास्थ्य कारण कोरोना अभी देखा है। इस तरह से बड़ी महामारी भी हो सकती है, या प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, भूतात्विक परिवर्तन। तो ये सब जो अलग अलग डायमेंशन के विद्वान हैं, इन्हें आप याद रखिए, मैचिंग के क्वेश्चन बनाए जाते हैं यहां से। ठीक है, तो यहां पे अगर आप समरी के तौर पे देखें कि हड़प्पा सभ्यता आर्यों के आगमन से लेके पारिस्थितिकी, बाढ़, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता, भूतात्विक परिवर्तन, इन तमाम कारण की उपस्थिति के बावजूद भी अभी जो सबसे सर्वमान्य कारण है वो बाढ़ को माना जाता है। ठीक है, हम डिस्कवरी में देख रहे थे, वहां पे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बता रहे थे। ठीक है, तो अभी तक जो एनसीईआरटी बाढ़ को प्रमुख कारण के रूप में देखती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी सभ्यता आपने इनिशियल लेवल से उत्थान किया, आज इसका पतन भी, पराभव भी हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके तमाम वाणिज्य, व्यापार, शिल्प, वैज्ञानिक प्रगति, धार्मिक विश्वास, धार्मिक प्रवृत्तियों से युक्त ये बड़ी व्यवस्था आज हम सभी का या आधुनिक सभ्यता का मार्गदर्शन कर रही है, और जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का आज समापन हुआ है। इसके हम कुछ एमसीक्यूज भी आपको पाषाण काल और इसके आगे कराएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।